जय हिंद दोस्तों। यूनिट 10 के अंदर एक कहानी है, व्यंग प्रधान कहानी भोला राम का जीव। आज इसको पढ़ेंगे हम। ठीक। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप नेट जेआरएफ वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दो, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक। और इस लेक्चर को अभी तुरंत लाइक करो और लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करना है। तो रचना कौन सी है आज की? भोला राम का जीव। भोला राम का जीव। और लेखक कौन है इसके? हरिशंकर परसाई। प्रकाशन की बात करें तो यह 1967 में प्रकाशित हुई और किसमें संकलित है? परसाई रचनावली में। ठीक, परसाई रचनावली में संकलित है। इसके जो पात्र हैं, एक तो धर्मराज, यमराज, ठीक, चित्रगुप्त है, भोला राम के जीव हैं और यमदूत हैं, नारद हैं, भोला राम की पत्नी है, एक लड़की है, किसकी? भोला राम की लड़की है, एक ऑफिस वाले बाबू हैं और ऑफिस वाले साहब हैं। विषय क्या है? सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार पर व्यंग शैली में वर्णन। यानी इस कहानी में ये बताया गया है किस प्रकार सरकारी दफ्तर होते हैं, उसमें किसी भी काम को करवाने के लिए किस प्रकार रिश्वत मांगी जाती है, बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं किया जाता और रिश्वत दें तो तुरंत काम हो जाता है। तो यही आज की व्यवस्था भी है। आज भी ऐसा ही काम होता है। सरकारी काम जो होते हैं या कोई और भी काम ले लीजिए, हर जगह रिश्वत का बोलबाला है। ठीक, रिश्वत से काम करवाने वाले और करने वाले बहुत मिल जाएंगे। ठीक, सारांश देखते हैं इस कहानी का। कहानी शुरू होती है। चित्रगुप्त कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। तो इसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी उपयोग हुआ है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। भाई क्या हो गया ऐसा? सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार, कौन? चित्रगुप्त, धर्मराज और चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ रहे थे, बार बार थूक से पन्ने पलट रहे थे, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। भाई ऐसी क्या गलती हो गई? देखते हैं आगे कहानी में। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा कि भोला राम ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। कहां गायब हो गया? यानी भोला राम का जीव जिसे यमदूत लेकर आ रहा था कहीं फरार हो जाता है। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है जो उसे ला रहा था? तब चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज वह भी लापता है, पता नहीं जाने कहाँ है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? तो यमदूत कहता है, हाथ जोड़कर बोला, दया निदान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। आगे देखो। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में
मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं पता नहीं चला। अब धर्मराज को गुस्सा आ गया और क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको लगेगा ये चित्रगुप्त ने बोला है, लेकिन किसने बोला है? धर्मराज यमराज ने। ठीक, यहाँ पर यमराज को धर्मराज कहा है, तो ये फैक्ट आपको, ये कथन आपको ध्यान में रखना है। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया, जाने कहां भोला राम का जीव गायब हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। यानी यहाँ पर रेलवे की करतूत भी बताई है लेखक ने कि रेलवे में क्या होता है। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। तब धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। तो ये फैक्ट आपको, ये कथन आपको ध्यान में रखना है कि ये कथन किसका है? धर्मराज का। ठीक, आगे देखो। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि यहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? तब धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनवाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, पंचवर्षीय योजना का जिक्र आया है इसमें। ठीक, प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, कौन कौन सी व्यवस्थाओं का जिक्र आया है? रेलवे का, पंचवर्षीय योजना का, दफ्तर का। ठीक, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उनके नाम पर भी इन्होंने पैसा लूटा है इन इंजीनियरों ने। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। उसके जीव को यह यमदूत ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। ऐसा किसने कहा? धर्मराज ने। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। तब चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था वह तो चित्रगुप्त ने कहा ये वाक्य, कौन सा? इनकम होती तो टैक्स होता, वह तो भूख मरा था। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है भाई। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूं और पता करके आता हूं क्या हुआ रास्ते में। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका और शहर कौन सा है? जबलपुर शहर का। अब ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रश्न बनेगा, भोला राम कौन से शहर से था? जबलपुर शहर से। कौन से मोहल्ले से था?
धमापुर मोहल्ले से, ठीक, धमापुर मोहल्ले से, और नाले के किनारे रहता था। 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न बन जाएगा कि भोला राम की कितनी संतानें थी, तो 3 संतानें थी, जिनमें 2 तो लड़के थे और 1 लड़की थी। उम्र लगभग 60 साल। ये फैक्ट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न बनेगा भोला राम की उम्र कितनी बताई है, 60 साल बताई है। इसमें कितनी बताई, 60 साल। और ये सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। तो कितने साल पहले रिटायर हुआ था, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। प्रश्न बनेगा कि भोला राम कितने साल पहले रिटायर हुआ था, 5 साल पहले, और मरा कब, 5 दिन पहले। ठीक, आगे देखो। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, कितने साल से मकान का किराया नहीं दिया भोला राम ने, 1 साल से। इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक हैं तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसका मतलब है कि अगर मकान मालिक के अंदर मानवता नहीं है, केवल उसे किराए से मतलब है, तो अब तक उसके परिवार वालों को उस मकान मालिक ने निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। अब क्या होता है, नारद आते हैं धरती पर और जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के पास जाते हैं। अब वहां क्या होता है कि माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए, यानी उस मकान में माँ बेटी दोनों रो रही थी। तो द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। तो फैक्ट एक ये भी महत्वपूर्ण है, जब नारद जाता है तो भोला राम का पुत्र आता है या पुत्री आती है, तो पुत्री आती है, लड़की आती है, इसका नाम तो यहाँ नहीं दिया गया। ठीक, नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता। एक फैक्ट ये भी है दोस्तों, भोला राम की पत्नी को नारद क्या कह के संबोधित करता है, माता कह के। ऑप्शन में दे देगा देवी और कुछ भी ऑप्शन बना देगा, तो क्या कह के संबोधित करता है, माता कह के। ठीक, नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी। तब स्त्री कहती है, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में जब गहने बेचकर हम लोग खा गए, सब गहने बेच दिए, फिर उसके बाद में हमने बर्तन भी के बेच दिए, अब हमारे पास बेचने को कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ। उतनी ही उनकी उम्र इतनी ही थी उनकी उम्र, ठीक, इसलिए वो अब चल बसे। तो माता और माँ। ठीक, आगे देखिए। स्त्री कहती है, ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता। पर क्या करें, 5 साल नौकरी से हटे हो गए, अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था, जिसमें उनका जी लगा हो। पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, तब नारद कहते हैं, नहीं,
परिवार के बाहर हो सकता है, मेरा मतलब है किसी पराई स्त्री से उनके कुछ संबंध थे। तब स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा और बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। तब नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी और वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा, यानी उसने रिश्वत नहीं दी, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। ठीक। नारद ने कहा, अरे भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू को हंसी आ गई और बोला, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। अब वो बाबू दूसरे बाबू के पास भेज देता है। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास भेजा। ठीक। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए। तो बड़े साहब से मिलने की सलाह कौन देता है नारद को? चपरासी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चपरासी ने कहा कि सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता महाराज, चपरासी तो सो रहा है। तब साहब झल्ला के कहता है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। नारद ने कहा कि भाई मैं भोलाराम के जो केस है पेंशन का, उसे सुलझाने आया हूं, आप उसको सुलझा दीजिए। साहब बोले, आप बैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है पेंशन। और जितनी पेंशन मिलती है जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर, और ऐसा कह के साहब रुक जाते हैं। तब नारद ने कहा कि मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती हैं, यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
प्रश्न बन जाएगा, बड़े साहब की लड़की गाना बजाना सीखती है, बड़े साहब का लड़का गाना बजाना सीखती है, दोनों में से सही ऑप्शन क्या है? तो लड़की सीखती है गाना बजाना। ठीक, लड़की सीखती है गाना बजाना, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह मैं उसे दे दूंगा, साधु संतों की वीणा से तो और भी अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी। अब जैसे ही रिश्वत दे देते हैं नारद जी, तो साहब बड़े खुश हो जाते हैं, उन्हें बैठने के लिए आदर पूर्वक कुर्सी देते हैं। वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। साहब ने हुक्म दिया कि भोलाराम के केस की फाइल लाओ। ठीक, थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? अब इस पे नारद जी को लगा कि शायद ये ऊंचा सुनते हैं, इसलिए नारद जी कहते हैं, जोर से बोले कि भोलाराम। ठीक, अचानक फाइल में से आवाज आई। अब भोलाराम का जो जीव था वो फाइल में छिपा हुआ था। अब जैसे ही नारद जी ने कहा भोलाराम, तो वह फाइल से बोला कि कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। भोलाराम का जीव क्या कहता है, किसे समझता है? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? इतने में नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? तब आवाज आती है कि हाँ, मैं भोलाराम का जीव हूं। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हुआ हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, लेखक ने किस तरह व्यंग का प्रयोग करते हुए और दफ्तरों की जो नीति है, गैर कानूनी नीति, भ्रष्टाचार की नीति, उसको उजागर किया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली रचना के साथ।